तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल आशीष स्टडी 450 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा 2019 यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 2019 एग्ज़ाम में जितने भी साइंस सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सारे नहीं, 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न को इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो कि मैट्रिक परीक्षा 2019 में पूछा हुआ सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारी बारी से। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्रश्नों को देखने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर आप सभी देख सकते होंगे, यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2019 एनुअल साइंस सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, यानी विज्ञान है। इसमें क्या जितना भी अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं उन सारे सब्जेक्टिव को बारी बारी से डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में। 1 से लेकर 8 तक के सब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अगले पार्ट में सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। तो हम आ चुके हैं, देख सकते हैं आप सभी 2019 एग्ज़ाम में यही सारे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और यहाँ पर इसी प्रकार आपको 2021 मैट्रिक एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, तो पहले भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स से सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, और वे प्रश्न 2 अंक के रहेंगे। ठीक है, और इसमें बोला जाएगा यहाँ पर 1 से 8 लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 अंक का है। ठीक है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको दिया जाएगा, और इसमें से केवल आपको 4 क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को सॉल्यूशन करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। मतलब पीछे वाहनों में हम पीछे के वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसको भी मैं सॉल्यूशन करूँगा। उसके बाद चलते हैं अब क्वेश्चन को आंसर को देख लेते हैं। आप सभी का आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए यही प्रश्न था उसमें, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF का एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आप सभी को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, PDF को सेंड करने में या फाइल बनाने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं इसके अगले वाले वीडियो से PDF आपको भेजना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर उत्तर में बोला जा रहा है, आंसर में उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पणों के रूप में करते हैं, यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, इसलिए भी प्राथमिकता दिया जाता है क्योंकि वो ड्राइवर जो होता है, जो भी कार में हो या ट्रक में, वो पीछे के दृश्य को देखता है कि कोई गाड़ी इधर से नहीं ना आ रही है। ठीक है, वैसे ही देखता है। उसके बाद क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिस प्रकार गाड़ी खड़ी रहती है सामने उसी प्रकार उसमें दिखाई पड़ता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, उसके बाद लेकिन वह छोटा होता है। ठीक होता है। ठीक है, क्योंकि छोटा नहीं होगा तो उतना बड़ा कांच कहाँ लगाएंगे। ठीक है, इसलिए। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है, मतलब दूर दूर तक के वस्तु को इसमें देखा जा सकता है। उसके बाद क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे। और क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे के क्या बोला जा रहा है इसमें। आगे के यहाँ पर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में
समर्थ बनाते हैं, इसलिए वे व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है ट्रक या बस या कार के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, इसका राइट यही आंसर होगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर यही बोला था, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख सकते। तो इसका उत्तर दिया गया है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। इसे कम करने के प्रयास में आंखों का तनाव बढ़ता है और वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है, इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाती। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा, या मैं इसका PDF भी दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास PDF सेंड करने के लिए या फाइल बनाने के लिए कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसका अगले पार्ट में हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछा गया है, देख सकते हैं आप सब। यहाँ पर 3 नंबर जो है यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है। तीन नंबर यहाँ पर अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसका परिभाषा देना है और 2.42 है कथन को अभिप्राय, मतलब आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, साइज एवं स्थान को लिखें। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रा को लिखें। उसके बाद यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक विद्युत लैंप का अनुमतांक 60 वाट अनुपात 220 वोल्ट है, जो विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 100 वोल्ट से जुड़ा है। लैंप द्वारा विद्युत आपूर्ति से कितनी धारा ली जाती है। ठीक है, तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आ चुका है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर, देख सकते हैं आप सभी। यही प्रश्न था उसमें, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे हमें पता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर c/v होता है। ठीक है, यानी अर्थात n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी v, इसलिए v यहाँ पर इसलिए दिया गया है v बराबर c/n। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर को हम क्या लिखेंगे आप सभी को दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, अतः प्रकाश का माध्यम में तेजी से चलेगा। अतः प्रकाश उस माध्यम में तेजी से चलेगा जिसमें उसका अपवर्तनांक सबसे कम है। इन तीनों में से जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए प्रकाश जल में सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, हमें पता है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व भी सबसे अधिक है। ठीक है, इसी को हम आंसर में लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे n बराबर c/v बराबर v बराबर c/n। यदि n सबसे अधिक है तो v सबसे छोटा होगा, इसलिए हीरे में प्रकाश की गति सबसे कम है। ठीक है, यही उत्तर में लिखा जाएगा। उसके बाद अगला आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर यही प्रश्न था 4 नंबर, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है, और प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, साइज एवं स्थान को लिखें। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे हम, उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख। तो इसमें किरण आरेख खींचा गया है। इस प्रकार हम केवल किरण आरेख को खींच लेंगे। ठीक है, उसका इतना ही खींचने से आपको 2 मार्क्स दे देगा। ठीक है, इस प्रकार को हम किरण आरेख खींच लेंगे। इसका मैं सॉल्यूशन अगले वीडियो में करूँगा, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस न्यूमेरिकल का मतलब डायग्राम का इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे।
उसके बाद अगला आंसर को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखें और ये 2 अंक का होता है, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे इकाई समय में आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है, अर्थात I बराबर Q/T, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक यहाँ पर एम्पियर होता है, जिसे एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। इतना ही बस हम लिख देंगे, आपको 2 अंक मिल जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, 6 नंबर आंसर को। 6 नंबर प्रश्न उसमें बोल रहा था एक विद्युत लैंप का अनुमातांक 60 वाट बट्टा 220 वोल्ट है। जो विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 100 वोल्ट से जुड़ा है, लैंप द्वारा विद्युत आपूर्ति से कितनी धारा ली जाती है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे विद्युत लैंप का प्रतिरोध R बराबर V² बराबर 220 गुणे 220/60, ठीक है। उसके बाद बराबर हम इसको कटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 806। उसके बाद इस प्रकार इसका आप इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद 100 वोल्ट पर जोड़ने प्रवाहित धारा I बराबर V/R। उसके बाद यहाँ पर 100 गुणे 60 बट्टा 220 गुणे 220। तो इसका आंसर प्राप्त होगा जो 0.123 एम्पियर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यही होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था भू संपर्क तार क्या है, ठीक है। भू संपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है। ये प्रश्न 2019 मैट्रिक एग्जाम में 7 नंबर पर पूछा गया था, ठीक है। आपके पास मैं उस पेपर का भी PDF सेंड कर दूंगा। हालांकि मुझे अभी मेरे पास सेंड करने के लिए कोई भी सिस्टम हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हो सकता है इसके बाद वाले वीडियो में हम इन सारे PDF को आपके पास सेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे हम भू संपर्क तार हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण से ढकी रहती है। यानी हरे रंग के जो विद्युत रोधी, यानी विद्युत रोधी का मतलब ये हुआ कि जिसमें करंट आर पार ना हो, यानी करंट प्रवाहित ना हो, ठीक है। जिसे हम अपने घर में प्लास्टिक के रूप में कहते हैं कि प्लास्टिक से ढका हुआ है तार, ठीक है। उसे वह सुरक्षा तार है जो घर के निकट भूमि के भीतर विद्युत गहराई पर दबी धातु का प्लेट से संयोजित रहती है। यानी हम बोलते हैं ना उसे घरेलू रूप में उसे हम आर्थिन कहते हैं, ठीक है, आर्थिन। उसके बाद यह तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। यानी जब तक ये हम आर्थिन नहीं देंगे तब तक वो जो हमारे घर में बल्ब है वो नहीं जलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है विद्युत क्षरण होने की अवस्था में संधारित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संधारित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति की तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षा हो जाती है। यानी उनको करंट नहीं लग सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर धातु के आवरणों में से संयोजित भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प यहाँ पर बोला जा रहा है अल्प, देख सकते हैं आप सभी। अल्प यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत कर देता है। धात्विक संधारित्रों का भूमि से संपर्क हो जाने के कारण धारा उन संधारित्रों का प्रयोग करने वाले के शरीर से नहीं गुजरती, जिससे वे गंभीर झटके से बच सकते हैं, ठीक है। भू संपर्क तार को इस क्वेश्चन में हम इस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा था। इसका आंसर मैं आप सभी को बता दिया, भू संपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी लाल क्यों दिखाई देता है। रक्त हम खून को कहते हैं, जो कि लाल दिखाई देता है, वह प्रतीत होता है। तो इसमें घुमाकर पूछा गया है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी लाल दिखाई देता हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो इसके आंसर को हम चलिए देख लेते हैं। देख सकते हैं आप सभी, इसका आंसर होगा क्वेश्चन यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, यानी लाल दिखाई देता हुआ हमें क्यों प्रतीत होता है। यानी सूर्योदय, यानी जब
जब सूर्य पूर्व से निकलते हैं, ठीक है, तो हमें लाल दिखाई देता होगा, क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे प्रातः समय सूर्य क्षितिज से निकट होता है, मतलब हमारे पृथ्वी से नज़दीक होता है। सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों से गुजरना पड़ता है, यानी सूर्य का जब प्रकाश हमारे पृथ्वी की तरफ बढ़ती है तो सूर्य के और पृथ्वी के बीच जो वातावरण है उनसे गुजरना पड़ता है उन किरणों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीले और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश वहाँ उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है, यानी हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, मोटी परतें हैं, ठीक है, जिनसे होकर गुजरने में उसमें मतलब सूर्य का प्रकाश जो है उन कोणों से टकरा जाता है, ठीक है, जिसके कारण प्रकीर्णित हो जाता है, यानी चारों तरफ फैल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है हमारी आँखों उसको प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हमारी आँखों तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। जो प्रकाश हमारे आँख तक पहुँचती है वो लाल रंग का, जबकि तरंगदैर्घ्य होता है वो अधिक होता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है या अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी सूर्य को उगने और डूबने के समय, सूर्य जो है वो उगने और डूबने के समय हमें लाल दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, ठीक है। इसका यही आंसर होगा। आप इसे लिख कर आइएगा तो आपको 2 अंक पूरे दिए जाएंगे। यहाँ पर इसका डायग्राम भी बनाया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें इस प्रश्न में डायग्राम बनाने को नहीं बोला जा रहा है, जो कि आपको डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जब डायग्राम बोला जाएगा तब भी बनाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न को किए। इसके बाद ये जो फिजिक्स से पूछा गया था मैट्रिक परीक्षा 2019 में, ये 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन थे। अब फिजिक्स से जितने भी यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी लॉन्ग आंसर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यही था आज की इस वीडियो में। 1 से लेकर हम 8 तक के प्रश्न को कर चुके हैं। इसके बाद 8 से यानी 9 से लेकर हम 10 तक के क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि 9 और 10 जो क्वेश्चन है वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, और यानी वो 4 अंक का या 5 अंक का क्वेश्चन है, पूछा गया है मैट्रिक एग्जाम 2019 में। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है। मैं इसे बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को आपके पास भेज रहा हूँ। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, मेरा यही भरोसा है कि आप सभी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं सारे सब्जेक्ट का 2019 मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ है जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न है, सारे सब्जेक्ट का मैं लाइन बाय लाइन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।